नमस्ते एवरीवन, सबके फेवरेट क्रिस्टोफर नोलन की मूवी आ चुकी है। द ओडिसी 2026 वाली रिलीज हो चुकी है। क्रिस्टोफर नोलन की ये सबसे महंगी मूवी है अब तक। पूरी मूवी आईमैक्स फिल्म कैमरास पर शूट हुई है, जो ये दुनिया की पहली मूवी है जो ऐसा कर रही है। और कहानी है 2800 साल पहले माइथोलॉजी की, जो ग्रीक की है। लेकिन मूवी आई, उसके साथ कंट्रोवर्सी भी आई। कैसी मूवी है, द ओडिसी के फैक्ट्स एंड लोर एंड बजट एंड कलेक्शन, सब बात करेंगे इस वीडियो। ये एक ओवरऑल पैकेज है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट। शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर थिंकिंग ऑफ वॉचिंग द ओडिसी, क्योंकि पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। आपको पूरा मूवी के बारे में इसी वीडियो में पता चल जाएगा, सो डू वॉच द फुल वीडियो। पहले बात कर लेते हैं बेसिक फैक्ट्स की। डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन। रिलीज हुए वर्ल्ड वाइड जुलाई 17 को। एडेप्टेशन है होमर की बुक की, द ओडिसी की। बजट अराउंड है $250 मिलियन एंड कलेक्शन कितना करेंगे वो तो आगे पता चलेगा। हाँ, और इसमें मैं जोर देना वापस चाहूंगा क्योंकि ये पहली मूवी है जो 70mm IMAX फिल्म पर शूट हुई है, जो 70mm सिनेमास पर एकदम हटकर एक्सपीरियंस देगी। ये उसी के लिए शूट हुई है, जो पूरे दुनिया में सिर्फ 40 या 45 सिनेमाज ही है। सो आपको ओरिजिनल एक्सपीरियंस लेने के लिए ये सिनेमाज में ही जाना होगा, लेकिन ये बहुत रेयर है और शायद इंडिया में तो एक भी नहीं है। एक ही है गुजरात में, लेकिन वो भी साइंस स्कूल की तरह यूज होती है। उसमें डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाते हैं, स्टूडेंट्स को मूवीज नहीं दिखाई जाती। तो इंडिया में है नहीं, पूरे वर्ल्ड में 40 है। सो आप देख लीजिए, अगर आप ओरिजिनल द ओडिसी एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिए। बात करता हूँ कास्ट की, ये तो अभी तक सबको पता चल जाएगा, लेकिन मैं जरूर एक बार रीड आउट कर देता हूँ पूरी कास्ट को। मैट डेमन एज ओडिसियस, एना हाथवे एज पेनालोप, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिंसन, जेंडाया, चार्ली थेरॉन सारे सपोर्टिंग रोल में है। स्टार कास्ट तो पूरी स्टैक्ड है मूवी की। अब बात करते हैं स्टोरी की शॉर्ट में। ग्रीक माइथोलॉजी में एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी, ट्रोजन वॉर, जिसमें ओडिसियस लड़ने गए थे। कहानी वॉर के ऊपर नहीं है, वॉर खत्म हो गई। ओडिसियस को अब अपने राज्य वापस आना है, अपने घर वापस आना है। वही वापस आने वाली जर्नी की ये मूवी है। द मूवी इज अबाउट होम कमिंग। यस, इस जर्नी में वो मॉन्स्टर से लड़ते हैं, कुछ भगवान से लड़ते हैं, वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, बेट्रियल, ट्रॉमा एंड विल टू फाइट। वही पे पेनेलोप, जो उनकी वाइफ है, उनका वेट कर रही होती है। बेटा तो वॉर के टाइम हुआ होता है थोड़ा पहले, तो वो भी अब बड़ा हो रहा है। स्टोरी वैसे ही दिखाई जाएगी कि कैसे ये स्ट्रगल करेंगे घर वापस आने के लिए अपने पूरे सेना के साथ। सच बताओ तो ये मूवी एडवेंचर मूवी है ही नहीं। ये आइडेंटिटी के बारे में है, घर के बारे में है, लॉयल्टी के बारे में और सर्वाइवल के बारे में है, कि एक आदमी कैसे गिव अप नहीं कर रहा है अपने घर जाने के लिए, वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। और वो पूरा स्ट्रगल आपको दिखाया जाएगा। वो बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ेगा, जैसे कि साइक्लॉप्स जैसे जीवों से लड़ेगा, और वो हार नहीं मानेगा। उसको अपने राज्य वापस जाना है, अपनी पत्नी और बच्चे के पास वापस जाना है। वो अभी अभी वॉर लड़ के आया है और अब वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर लड़ने वाला है। सो मूवी साइकोलॉजिकल वॉर के बारे में है ज्यादा, ना कि एक एडवेंचर वॉर मूवी है। लेकिन आप अगर सोच रहे होंगे कि उसे वापस आने में इतना दिक्कत हो ही क्यों रहा है, जबकि जाने में नहीं हुआ था, क्योंकि उसे एक भगवान से श्राप मिला था, पोसाइडन। अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन पोसाइडन करके एक भगवान ने उसे श्राप दिया था। उसी श्राप के कारण वो वापस नहीं आ पा रहा, मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहा है वापस आने के लिए, क्योंकि अगर इतना स्ट्रगल जाने में होता तो वो क्यों ही जाता। लेकिन वो एक श्राप में फंस चुका। वो वहां पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को फेस करता है, जैसे कि साइरन, जो कुछ गाना गा के आपको गुमराह कर सकती है, आपका ध्यान भटका सकती है, और भी बहुत सारे विचेस जो आदमियों को सीधा पीक बना देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को आपको लड़ना होगा। लेकिन मॉन्स्टर मेन इश्यू नहीं है, मेन इश्यू है साइकोलॉजी। आप कैसे गिव अप नहीं कर सकते, आपको गिव अप नहीं करना। आप वहां फंस चुके हैं, आप कभी भी किसी भी टाइम पे गिव अप कर सकते हैं। आप हार नहीं मान रहे और आप अपने घर जाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। भूलिए मत, वो जस्ट अभी वॉर से लड़ के आया है। सो उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा अलग होगा वॉर का, और ऊपर से ये तो वही पूरा स्ट्रगल मूवी कैप्चर करती है। मॉन्स्टर्स और श्राप से घिरा हुआ एक राजा अब कैसे घर वापस आएगा। अब आगे बढ़ता हूँ रिव्यू का। रिव्यू दूंगा शॉर्ट में, लेकिन कैटेगरीज में रिव्यू दूंगा। बात करो विजुअल्स की, तो उसकी मैं क्या ही बात करूँ। अगर आपने आईमैक्स में देख लिया तो ये आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दे देगी, लेकिन नॉर्मल थिएटर में भी आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। मैं तो कहूंगा OTT में भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको जरूर एक अच्छा एक्सपीरियंस देगी। लेकिन याद रखिए, ये मूवी आईमैक्स के लिए बनी है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास थिएटर एंड थर्ड ऑप्शन है OTT। तो वैसे प्रायोरिटाइज करिएगा अपने व्यूइंग एक्सपीरियंस को। रियल लोकेशंस में शूट हुई है, सो वो आपको पूरा रियल लगती है। CGI का सबसे कम यूज हुआ है, जहां लगा है वही यूज किया गया है। एक्स्ट्रा कहीं भी आपको नहीं लगेगा, जो आजकल की मूवीज में हमें देखने मिलता है। स्केल बहुत बड़ा है, सब कुछ बहुत बड़ा दिखता है। अच्छे थिएटर में देखेंगे तो वो आपको फील होगा। हर एक एक्शन, हर एक रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से फील होता है। आप एक्सपीरियंस करते हैं हर एक मोमेंट को, इमोशंस को भी आप एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि विजुअली वो बहुत अच्छे दिखते हैं। विजुअली सराउंडिंग्स भी बहुत सुंदर दिखती है। ओशन से लेके सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाया गया है।
म्यूजिक बीजीएम बहुत अच्छा साउंड करता है, क्योंकि म्यूजिक मुझे उतना समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ ये एक बहुत अच्छा म्यूजिक प्रेजेंट करता है, एटमॉस्फेयर को फील करवाता है। ऐसे मूवीज में एटमॉस्फेयर को फील करना बहुत जरूरी है, एंड म्यूजिक ही वो काम कर सकता है कि आपको वहां पे वो आपको ऐसा फील कराए कि आप वहां पे ही अटके हैं। ये म्यूजिक ही करा सकता है। विजुअल्स आपको बस दिखा सकते हैं, लेकिन अगर म्यूजिक उसके ऊपर लग जाए अच्छा, तो आपको जरूर लगेगा कि आप वहां फंसे हुए हैं, आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और एक बड़े थिएटर में देखेंगे तो आप 110% एक्सपीरियंस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस तो सबका गोटेड है ही। मैट डेमन बहुत ही स्टैंड आउट करते हैं अपने परफॉर्मेंस से, वो ओवरऑल मूवी में छाए हुए रहते हैं, वो आपको हर जगह दिखेंगे और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना रोल निभाया है। टॉम हॉलैंड मेरे सेकंड फेवरेट है इस मूवी में, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड हैथवे ने भी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ब्यूटीफुल वो लगती है पूरे मूवी में, एंड शी डिड द जॉब वेरी वेल। बाकी भी रोल ने अच्छा काम किया है, सबने अपना अपना रोल अच्छे से निभाया है। एक्टिंग वॉज नेवर इशू फॉर द मूवी बिकॉज द स्टार कास्ट वॉज स्टैक्ड, एंड उन्होंने वैसा ही काम किया है। स्टोरी की बात करूं तो आप पहले बता दो कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज हमेशा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है। मेरी फेवरेट द डार्क नाइट भी एक बैटमैन की कहानी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक साइकोलॉजिकल वे में दिखाती है। फिलोसॉफी के बारे में बात होता है, और उनके सारे मूवीज में कुछ ना कुछ मैसेज होता है जो आपको समझना होता है। इंटरस्टेलर और इंसेप्शन तो बहुत हार्ड होते हैं समझने, वो आपको 2-3 बार देखने पड़ते हैं, लेकिन बाकी मूवीज भी आपको एक बार में समझ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। सबके पीछे कुछ ना कुछ हो रहा होता है और आपको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना होता है देखते देखते। सो आपको 2-3 रिवॉच लगेंगे, लेकिन इस मूवी में मैं कहूंगा वो आप एक बार में ही कर सकते हैं। मूवी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक स्ट्रेट स्टोरी को फॉलो करती है, स्ट्रगल्स को दिखाती है, लेकिन आप एक बार में मूवी को समझ सकते हैं क्योंकि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। ज्यादा स्टोरी पर ध्यान उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया गया है। इमोशनल सेकेंड हाफ के साथ बहुत अच्छा एंडिंग भी है इस मूवी का, सो आप ओवरऑल सेटिस्फाई होंगे। आप घर जाके भी इस मूवी के बारे में सोचेंगे। और कुछ हिडन डिटेल्स ईस्टर एग्स के बारे में बात करना चाहूंगा। एक रेफरेंस था जो होमर के ओरिजिनल पोएम के बारे में था। ट्रोजन हॉर्स को दिखाया गया था, जो ट्रॉय मूवी में भी दिखाया था और इस मूवी में भी दिखाया था, उसे भी ध्यान से देखिएगा, वो भी बहुत अच्छे से बनाया गया है। सी का सिंबोलिज्म बहुत अच्छे से दिखाया है। सी बहुत कुछ बयान करता है इस मूवी में। सी को एक सिंबल की तरह यूज किया है, वो एक स्ट्रगल की तरह सिंबल में दिखाया गया है। और भी बहुत सारे सिंबोलिज्म है, मुझे जितने समझे मैंने आपको बता दिए, और आपको भी 2-3 और मिल सकते हैं अगर आप ग्रीक मैथोलॉजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने सुना इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस है। एक तो रेफरेंस हमारे रामायण का भी है। हाँ, रामायण का रेफरेंस जरूर मूवी में है, तो उससे ध्यान से देखिएगा। जब वो आएगा आपको एक गूज बम्स मोमेंट जरूर मिलेगा। आप रामायण जानते हैं तो वो एक बहुत अच्छा सीन दिखाया है, जो मुझे पता है वो पूरा का पूरा एक रामायण रेफरेंस है। वो रामायण से जरूर इंस्पायर्ड है और वो आपको फील जरूर होगा। वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन है मूवी का। अब बात किया था मैंने कंट्रोवर्सी का, जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में कहा था कि इसमें कंट्रोवर्सी भी है। सो हाँ, कास्टिंग एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। एक ब्लैक कैरेक्टर को कास्ट कर लिया था व्हाइट कैरेक्टर के जगह, तो लोगों को बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें तो सारे कैरेक्टर्स ग्रीक होने चाहिए, लेकिन इसमें तो इंग्लिश और अमेरिकन एक्टर्स है, तो वो भी तो एक गलत बात है। एक इंडियन एक्टर भी है, हिमेश पटेल। सो एक डाइवर्सिटी दिखाने का ट्राई किया है क्रिस्टोफर नोलन का, ब्लैक एंड व्हाइट एक्टर्स को मिक्स करके एक डाइवर्स कास्टिंग की है। सो ओवरऑल मैं तो सेटिस्फाई हूं, क्योंकि मुझे उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वैसा टेक्निकली देखा जाए तो सारे एक्टर्स गलत है। उन्हें ग्रीक एक्टर्स को लेना चाहिए था, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है सिनेमा में। सो मुझे उतना बड़ा दिक्कत उससे नहीं है। मोस्टली लोगों को नहीं होगा, वो स्टोरी सिनेमा एक्सपीरियंस करने जाते हैं, लेकिन वो एक कंट्रोवर्सी हुई थे, उसीलिए मैंने आपको बता दी। और कुछ कॉस्ट्यूम्स में भी एरर्स लोगों ने फाइंड आउट किए, जो फील होता है, लेकिन आप उतना पिन पॉइंट नहीं कर देगा कि उसकी वजह से आपका मूवी का एक्सपीरियंस ही खराब हो जाएगा। तो ये 2-3 कंट्रोवर्सी छोटे मोटे हुए हैं, जो हॉलीवुड में तो बहुत बड़े हुए थे, लेकिन इंडिया में उतने बड़े कंट्रोवर्सी नहीं कह सकता मैं इसे, लेकिन हुए थे तो मैंने आपको जरूर बता दिया। लेकिन क्या नोलन ओरिजिनल सोर्स से फेथफुल थे? मतलब उन्होंने ओरिजिनल सोर्स वैसा का वैसा अडेप्ट किया है? तो सच बताओ तो हाँ, मेन थीम पूरा इंस्पायर्ड है, मेन थीम पूरा का पूरा सेम है। जर्नी भी अच्छे से दिखाया गया है, कैरेक्टर मोस्टली इंटैक्ट है। कैरेक्टर्स के बारे में जैसे बुक में था वैसा ही उन्हें दिखाया गया है। थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग में चेंजेस किए हैं, मॉडर्न डायलॉग हैं। हाँ, आपको ये बहुत फील होंगे, जैसे कि एक वर्ड डैडी उस टाइम नहीं था, लेकिन यहाँ पे वो यूज हुआ है। और भी बहुत सारे लेट्स गो जैसे वर्ड्स यूज किए हैं जो उस टाइम नहीं थे, तो लोगों को उससे भी दिक्कत है। मुझे तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ, वो आपको फील होता है, थोड़ा सा आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये वर्ड्स उस टाइम नहीं थे, लेकिन ये सब वो बोल रहे हैं, तो उन्होंने वो थोड़ा लिबर्टी लिया है। सो या ओवरऑल पूरा मेन थीम इंटैक्ट रखा है, लेकिन थोड़ा सी लिबर्टी लेते हुए ये पूरा मूवी बनाया गया है। एक राजा का स्ट्रगल दिखाया गया है। पूरे मूवी का एसेंस होम कमिंग है। सी, वॉर,
वर्ल्ड एंड इमोशंस ये मूवी को डिस्क्राइब करती है। हर एक चीज का एक मायने रखता है और मूवी वो बहुत अच्छे से दिखाती है। ओवरऑल मैं इसे जरूर 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। वन ऑफ द टॉप नहीं कह सकता मैं इसे क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मोग्राफी में, लेकिन हाँ एक बहुत अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, प्लस स्टोरी वाज आल्सो गुड। और बात करूंगा मेरे चैनल एक्सक्लूसिव पार्ट की। हाँ, क्योंकि जब मैं कोई नई मूवी के बारे में बात करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, तो मैं उसका सिनेमा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जरूर प्रेडिक्ट करता हूँ पहले ही दिन, दूसरे दिन जब भी मैं रिव्यू करता हूँ। ये बनी है $250 मिलियन की और उसका हाइप को देखते हुए वर्ल्ड वाइड में जरूर कहूंगा ये $1 बिलियन क्रॉस करेगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये फ्लॉप हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इसका हाइप पहले दिन से है और इसका हाइप और बढ़ेगा, वर्ड ऑफ माउथ बढ़ेगा, क्योंकि मूवी वाज वेरी गुड एंड इट विल कैच अप टू द एक्सपेक्टेशंस एंड इट विल क्रॉस $1 बिलियन अकॉर्डिंग टू मी। मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैंने धुरंधर के टाइम एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन कर दिया था, वो आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वो जरूर वीडियो देख लीजिएगा धुरंधर 2 के बारे में। सो यही था मेरा ओवरऑल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और पॉप कल्चर, सिनेमा एंड मूवीज के बारे में जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू वॉच द ओडिसी एंड कमेंट करके बताइएगा अपना व्यूज, आप कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था और आपने ये खासकर कहाँ देखा, कौन से थिएटर में, और कैसा है आपको ओवरऑल मूवी लगा। सो कमेंट दैट टू एंड नाउ बाय।